हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले बात आती है कि वैद्युत आवेश क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान एक भौतिक राशि होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, वैसे ही वैद्युत आवेश भी किसी भी वस्तु की फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब इसके बारे में हमको कैसे पता चला कि वैद्युत आवेश आवेश भी कोई क्वांटिटी है, तो उसके लिए कुछ प्रयोग इसमें दिखाए गए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जब हम अंबर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अंबर नामक एक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अंबर एक पेड़ से निकली हुई गोंद होती है वैसे तो, लेकिन ये इतनी सख्त हो जाती है जैसे कि कोई पत्थर। तो जब हम अंबर नामक हमने एक पत्थर को लिया और उसको यहाँ पे दिया हुआ है ऊन या रेशम से रगड़ा हुआ, तो हमने उसको ऊन से या रेशम, रेशम को हम सिल्क भी बोल देते हैं, तो ऊन से या सिल्क से जब हम इसको रगड़ देते हैं अंबर को, तो ये क्या करता है कि धूल के जो कण होते हैं, जैसे कि धूल के कण हो गए हमारे तिनके आदि को, ये अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में ये येलो कलर का हमको अंबर दिया हुआ है और इसके पास में छोटे छोटे धूल के कण हैं। तो जब हमने इसको अंबर को रेशम के साथ रगड़ दिया, मीन्स सिल्क के साथ रगड़ दिया, तो ये धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। जबकि धूल के कण वैसे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर रहने चाहिए थे, पृथ्वी की ओर आकर्षित होने चाहिए थे। इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है कि एक बल है जो गुरुत्वीय बल से अधिक है इस केस में, जिसकी वजह से धूल के कण या तिनके अंबर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही आप ये दूसरा वाला डायग्राम देख पा रहे होंगे, एक कॉम्ब हमने लिया हुआ है। इस कॉम्ब को अगर हम अपने बालों के साथ में रगड़ते हैं, तो यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, कंघे को शुष्क बालों के साथ रगड़ने पर क्या हो जाता है, जब हमने इसको रगड़ लिया तो ये भी कागज के जैसे जो हमारे हल्के टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। यहाँ पर भी वही बात आती है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कागज के टुकड़े पृथ्वी की ओर गति करनी चाहिए थी या पृथ्वी पर पड़े रहने चाहिए थे, लेकिन एक गुरुत्वाकर्षण से भी अधिक स्ट्रॉन्ग एक बल यहाँ पर कार्य करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये कागज के टुकड़े इस कंघे की तरफ आकर्षित। तो अब ये जो गुण हैं ये क्यों आकर्षित होने लगे, ये जो बल था कौन सा बल था, इस सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। वैद्युत में हम ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इसके बारे में पता कैसे चला। तो नोट किया हुआ है यहाँ पर बच्चों, मैंने वैज्ञानिक थेल्स सेक, उन्होंने 600 ईसा पूर्व अंबर नामक एक राल, मैंने बताया एक पेड़ की एक गोंद होती है जो सख्त होकर के एक पत्थर के जैसी हो जाती है, उसको ऊनी कपड़े या फर के साथ रगड़ दिया हमने, तो क्या होता है उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी क्रम में एक और वैज्ञानिक हुए डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने बताया कि अंबर के अतिरिक्त अन्य पदार्थ और भी होते हैं, जैसे कि कंघे का एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, तो अन्य पदार्थ भी होते हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। तो ये जो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब शब्द कहाँ से आए, तो इसकी सबसे पहले बात आती है कि ग्रीक भाषा में जो अंबर होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, साथ ही साथ जो ऊर्जा अंबर तथा हल्की वस्तुओं के बीच में कार्य कर रही थी, या हम ये कहें कि जिस ऊर्जा से अंबर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस ऊर्जा को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण ही वैद्युत होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे वैद्युत क्या है। तो वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी को ही हम बोल देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक ऊर्जा होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक ऊर्जा होती है जो अंबर तथा हल्की वस्तुओं में आकर्षण के कारण उत्पन्न हो जाती है। जिस वस्तु के अंदर ये गुण आ जाता है कि वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाती है, उस वस्तु को हम आवेशित वस्तु कह देते हैं। और हमने क्या किया था, अंबर का केस लें हम या कंघे का केस लें, दोनों ही केसेस में हमने उसको अपने बालों के साथ रगड़ा था या रेशम के साथ रगड़ा था। इसका मतलब रगड़ने से क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो ये जो वैद्युत है, ये जो ऊर्जा है, ये घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसको वैद्युत घर्षण या घर्षण वैद्युत बोल देते हैं। तथा इसमें क्या रहता है, साथ ही साथ यह वैद्युत ऊर्जा का गुण स्थिर रहता है, यह वैद्युत का गुण
स्थिर रहता है। ये जो किसी वस्तु पर आवेश आ गया ये उस पर टिका रहता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब कोई वस्तु आवेशित हो गई है तो उससे अपने आप आवेश नहीं हटता है या इधर उधर गति नहीं करता है, इसलिए हम इसको स्थिर वैद्युत भी कह देते हैं। यहाँ पर नोट भी किया हुआ है हमने कि अंबर एक वृक्ष की गोंद है जो समय के साथ सख्त होकर पत्थर के जैसी बन जाती है या पत्थर ही बन जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, या इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक हो गया इलेक्ट्रो का मीनिंग हो गया वही हमने अभी डिस्कस किया था वैद्युत, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में या स्थिर स्थिति में। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम आवेश को स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिन पर आवेश स्थिर रहता है या रेस्ट में रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कि वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार, कि वैद्युत आवेश क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों इसके लिए भी हम एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि जब हम कांच की छड़ को, ये हमने लिया हुआ है यहाँ पर, ये कांच की छड़ है, जब हम कांच की छड़ को या गिलास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो हमने एक छड़ को रगड़ा, उसके बाद हमने यहाँ पर रख दिया पहली छड़ को, फिर हमने दूसरी छड़ को लिया और उसको भी सिल्क के साथ रगड़ा। तो जब हम उन दोनों छड़ों को पास में लाते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में दी हुई हैं हमको दो छड़ें, तो जब हम इन दोनों छड़ों को पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती हैं। इसका मीनिंग, कांच को जब हमने सिल्क के साथ रगड़ा था तो वैसा ही आवेश पहली छड़ पर भी आया होगा, और जब हमने दूसरा कांच का छड़ लिया और दूसरा रेशम का टुकड़ा लिया तो यहाँ पर भी कांच पर वैसा ही आवेश आया होगा। तो दोनों स्थितियों में कांच की छड़ पर समान आवेश आया और उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब इसके अलावा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ये हो जाता है कि हमने एबोनाइट लिया, तो एबोनाइट की छड़ ली हमने और उसको बिल्ली की खाल, जिसको हम कैट्स फर बोल देते हैं, तो उसके साथ रगड़ना शुरू किया। तो जब हम उसको रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में हमने उसको हटा लिया, ये पहली छड़ है, और फिर हमने ऐसा ही दूसरी छड़ के साथ भी किया। दोनों छड़ों को जब हम निकट लाते हैं, इस तरीके से पास में लाते हैं, तो हम पाते हैं कि उन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर भी हमने दोनों ही केसेस में 1 में और 2 में एबोनाइट की छड़ ली है और बिल्ली की खाल ली है। इसका मतलब यहाँ पर भी समान आवेश, समान प्रकृति का ही आवेश आया होगा। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब हम एक अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमने एक कांच की छड़ ली जिसको बिल्ली की खाल के सिल्क के साथ रगड़ा हुआ था, और एक एबोनाइट की छड़ ली हमने जिसको हमने बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा था। अगर हम उन दोनों छड़ों को लाते हैं पास में तो हम ये पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के और निकट आने लग जाती हैं। इसका मतलब यहाँ से ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि वैद्युत आवेश के कारण जो बल होता है वो दो तरीके का होता है। पहले और दूसरे केस में हमने ए और बी केस में हमने देखा था कि वो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का था, और सी केस में हमको पता चल जाता है कि वो बल आकर्षण भी होता है। तो इसका मतलब वैद्युत आवेश के कारण दो प्रकार का बल कार्य करता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। हम ये कह सकते हैं कि समान आवेशों के बीच आकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, केस ए जो हमने दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर नोट किया हुआ है ट्रिक, तो हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं GPS। इसका मीनिंग ये हो गया, G मीन्स ग्लास रॉड, P मीन्स पॉजिटिव, S मीन्स सिल्क। तो इसको हम कह सकते हैं कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड मीन्स रगड़ी जाती है विद सिल्क इट गेट पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस प्लस आवेशों के लिए हमारा प्रतिकर्षण बल होता है और माइनस माइनस आवेशों के बीच हमारा प्रतिकर्षण बल होता है, मीन्स समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। और अगर एक आवेश पॉजिटिव हमने मान लिया है, दूसरा नेगेटिव लिया है, तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। अब यहाँ पर ये क्रम संख्या फर्स्ट में हमने ये नोट किया है, जब हम कांच को रेशम के साथ रगड़ते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है
रेशम पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसी के अलावा जब हम बिल्ली की खाल को रगड़ते हैं एबोनाइट की छड़ के साथ, एबोनाइट एक गंधक मिश्रित रबड़ है, मीन्स एक रबर है जिसमें हम गंधक भी मिक्स कर देते हैं, तो एबोनाइट पर हमारा कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बच्चों अब बात आ जाती है वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। मीन्स वैद्युत आवेश क्या है उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो हमको पता चल गया कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अभी हमने देखा था कि जब हम कंघे को रगड़ दे रहे थे तो कंघा क्या कर रहा था, कंघा एक वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। इसी तरीके से चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, लेकिन वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। तो परिभाषा इसकी यही हो जाती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, ये यहाँ पर हो गया हमारा। अब आते हैं वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इनमें से फर्स्ट आता है हमारा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। तो हम देख चुके हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी आवेश का संरक्षण। तो हम ऊर्जा का संरक्षण पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आवेश का संरक्षण भी कुछ कुछ वैसा ही है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमने आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने ये मान लिया कि यहाँ पर ये एक वस्तु है जिस पर प्लस आवेश है और एक दूसरी वस्तु है जिस पर कोई भी आवेश नहीं है। यदि ये दोनों चालक हैं, मीन्स इनसे आवेश मूव कर सकता है, तो जब मैं इसको इसके संपर्क में लाता हूँ तो यहाँ से जो प्लस आवेश था, ये प्लस आवेश थोड़ा सा इस पर भी चला जाएगा। तो क्या हुआ, ये अभी यहाँ पर सपोज कर लिया हमने 5 कूलाम था, तो माना कि यहाँ पर 2 कूलाम चला जाता है, +2 कूलाम आवेश यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ पर अभी +3 कूलाम आवेश रह जाएगा। इसका मतलब आवेश उत्पन्न भी नहीं किया, नष्ट भी नहीं किया, इसको हमने एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो कुल आवेश रहेगा इस निकाय का वो हमेशा 5 कूलाम ही रहेगा। तो वो यहाँ पर भी नोट किया हुआ है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। इसके कुछ उदाहरण भी हमको दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल है युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन हम इसको बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन, मतलब कि एक पेयर में, जोड़े में प्रोडक्शन होता है। तो किसका प्रोडक्शन होता है, 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। तो ये हमारा एक गामा रे फोटोन था, यहाँ पर नोट भी किया हुआ है गामा फोटोन। गामा फोटोन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आता है, जैसे एक्स रे होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वैसे ही गामा रेज भी होती हैं, काफ़ी हाई एनर्जी की रेज होती हैं ये। तो जब एक गामा रे फोटोन हमारा किसी को जाकर के हिट करता है, किसी नाभिक को जाकर के हिट करता है, तो वहाँ पर 2 पार्टिकल हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। या हम ये कहें कि ये द्रव्यमान ऊर्जा पर सिद्धांत पर आधारित है। ये जो ऊर्जा थी हमारी ये द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाती है और 2 कण हमको मिल जाते हैं। दोनों का द्रव्यमान समान होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान समान ही होता है, लेकिन आवेश विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा युग्म विनाश, पेयर एनिहिलेशन। मीन्स इसमें क्या होगा पेयर एनिहिलेशन में, तो वो भी देखते हैं हम। तो बच्चों पेयर प्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा युग्म विनाश। इसका मतलब कि जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलते हैं तो उनका विनाश हो जाता है, मीन्स वो दोनों द्रव्यमान नष्ट हो जाते हैं और वो कंप्लीटली ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 2 गामा फोटोन उत्सर्जित करते हैं। अब गामा फोटोन जो हैं इनकी कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, ये सिर्फ ऊर्जा पजेस करके रखते हैं, इनके पास सिर्फ ऊर्जा होती है। अब थर्ड आता है इसके बाद में हमारा वैद्युत आवेश की योज्यता, मीन्स कि हम वैद्युत आवेश को कैसे जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी वस्तु पर हमारा +3 कूलाम आवेश था, दूसरी वस्तु पर +5 कूलाम आवेश है और एक और वस्तु है जिस पर हमारा -6 कूलाम आवेश है, तो जो कुल आवेश होगा वो इन तीनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब हम इन तीनों को चिन्ह के साथ सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये 3 और 5 हमारा ऐड होके हो जाएगा 8 कूलाम, और जब हम उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है हमारा +2 कूलाम।
तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो इसमें हमने ये मान लिया कि Q1 पर प्लस Q1 था किसी एक कण पर, दूसरे कण पर Q2, तीसरे पर माइनस Q3 है, तो ये माइनस के साथ में ही हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा आवेशों का योज्यता हो जाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस आवेश पर वेग का प्रभाव। तो यदि कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रही थी, तो उसका वेग नहीं बदलता है, उसका वेग नियत रहता है। तो वेग तो नियत रहता ही है, साथ के साथ उसका आवेश भी नहीं बदलता है। जैसे किसी वस्तु पर 5 कूलाम आवेश था, वो कितनी भी स्पीड से गति कर ले तो उसका आवेश नहीं बदलता। लेकिन जब कोई वस्तु प्रकाश की चाल के तुल्य, मीन्स जब किसी वस्तु की चाल c के टेंस टू c हो जाती है, मीन्स c के बराबर तो नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा आधी लगभग हो जाती है, तो वस्तु का द्रव्यमान बदलने लग जाता है। और वो द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। यहाँ पर v वस्तु की चाल है जो लगभग प्रकाश की चाल के तुल्य है और c प्रकाश की चाल है। तो यदि वस्तु अधिक वेग से गति करती है तो उसका द्रव्यमान जरूर बढ़ने लग जाता है। तो ये आइंस्टीन का रिलेटिविटी प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन ये चार्जेस पर फॉलो नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फिर आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मीनिंग है कि जैसे हमने देखा होगा एक घर को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग होता है, और अगर वो ब्रिक्स जो ईंटें हैं वो अनब्रेकेबल हैं, तो किसी भी घर को बनाने के लिए जो ईंटों का प्रयोग होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे कि 1000 हो गया या 1005 हो गया। कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि 1005.6, ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो ब्रिक्स अनब्रेकेबल हैं। ऐसे ही जो आवेश होता है वो एक न्यूनतम मान आवेश का होता है E, उससे छोटा आवेश स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आवेश, कुल आवेश है किसी भी वस्तु पर, वो उसके एक नंबर, पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स अगर हम किसी पूर्णांक की गुणा निश्चित न्यूनतम आवेश E में कर देते हैं तो हमको किसी वस्तु का आवेश मिल जाता है। Q = ±NE। तो n जो है, मेरे कहने का मीनिंग यही है कि n एक पूर्णांक है। जैसे घर को बनाने के लिए हमने साबुत ईंटों का प्रयोग किया था, ये पॉइंट के रूप में नहीं पाया जा सकता है। तो नोट भी किया हुआ है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। यहाँ पर E की जो वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है ऋणात्मक। तो हम यहाँ हमने प्लस माइनस लिया हुआ है, तो उसके लिए डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। बात आती है कि अब आवेश जो है वो एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि नहीं है, इसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और इसका जो मात्रक है, सही मात्रक, वो कूलाम होता है। अब हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक चालक पर 4.8 × 10⁻⁻7 कूलाम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि ये ऋणावेशित है। तो किसी वस्तु पर ऋणावेश तब आता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे, कम नहीं होंगे। अब आवेश इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चालक पर हमको आवेश दिया हुआ है 4.8 × 10⁻⁻7 कूलाम। हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है जो इस पर आए हैं अधिकता में या इससे चले गए हैं। तो सीधी बात ये आती है कि आवेश का क्वांटीकरण हम कर चुके हैं, जो होता है हमारा Q = NE। तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करेंगे, N को ऐसे ही रखेंगे, E की वैल्यू पुट करेंगे, और हमको N की वैल्यू मिल जाती है 3 × 10⁻12। तो इसका मतलब कि इस वस्तु पर 3 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में रहेंगे। आप समझ गए होंगे। अब आवेश का एक मात्रक तो कूलाम होता है, उसके अलावा आवेश के दो अन्य मात्रक भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और
EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ESU जो होता है ये आवेश का CGS मात्रक होता है। अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ESU को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम स्थैतिक कूलाम भी हिंदी में बोल देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है स्थैतिक कूलाम, स्टैट कूलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 कूलाम की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के इक्वल होती है। मीन्स 1C इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ये CGS यूनिट है। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक EMU जो होता है हमारा वो 10 कूलाम के इक्वल होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा अब आप सभी को। आवेश के अन्य मात्रक भी होते हैं, ये सब हम वैसे 9th क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, तो उसी पर आधारित हैं ये। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6। तो मीन्स एक कूलाम का 10⁻⁻6 गुना जो होता है वो 1 माइक्रो कूलाम होता है। इसके बाद 1 नैनो कूलाम। तो अब आता है 1 नैनो कूलाम। तो नैनो का मीनिंग होता है 10⁻⁹। मीन्स कूलाम का, एक कूलाम का 10⁻⁹ टाइम्स जो होता है वो हमारा 1 नैनो कूलाम हो जाता है। इसके बाद में दिया हुआ है 1 पीको कूलाम। तो पीको का मीनिंग होता है 10⁻⁻12। तो एक कूलाम का 10⁻⁻12 टाइम्स पीको कूलाम। अब आता है बच्चों आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी वस्तु किस तरीके से आवेशित होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में परमाणु की संरचना बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे होंगे, इसमें मैंने लिखा हुआ है नाभिक और साथ में लिखा हुआ है N+P। मीन्स कि किसी भी परमाणु का जो केंद्र होता है वहाँ पर उसका लगभग संपूर्ण द्रव्यमान रखा होता है, जिसको हम नाभिक बोल देते हैं। और इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई भी आवेश होता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। PVE मीन्स पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु उदासीन होता है। मीन्स परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता। इसका मीनिंग सपोज कर लिया हमने कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है। मीन्स ये प्रोटॉन पर 2 प्रोटॉनों का आवेश यहाँ पर हमको दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर इतना ही आवेश कहीं भी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा परमाणु के अंदर। तो वो जो आवेश ऋणात्मक आवेश होता है हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि नाभिक पर जितना धनावेश होगा इलेक्ट्रॉनों का मिलाकर के कुल आवेश भी उतना ही होगा। अब नाभिक तो केंद्र में हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये जो हैं, जो हमने वृत्ताकार में पॉइंट हमने दिखाए हुए हैं, तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं कंटिन्यूसली। अब जब हम परमाणु को या एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं, तो मान लिया मैंने ये एक वस्तु थी, इसके साथ हम रगड़ रहे हैं, तो इसमें भी नाभिक होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अंतर ये रहता है कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को अधिक बल के साथ आकर्षित करके रखता है और कोई परमाणु, जैसे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कम बल के साथ आकर्षित करके रखता है। तो जब हम इनको रगड़ते हैं, जब हम इनको आपस में रगड़ेंगे, तो एक वस्तु से, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अधिकता में थे, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चला जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो इसका मतलब ये पहले तो ये उदासीन था, अब इस पर -E चार्ज आ गया। ये हमारा कैसा हो गया? ये आवेशित हो गया और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये पहले उदासीन था, अब इसने क्या किया? माइनस चार्ज दे दिया। इसने जब माइनस दे दिया तो ये देने वाला है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर +E चार्ज आ जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 होना था। तो जब -E गया है तो +E उस पर रह जाएगा।
तो बच्चों जो मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो डिस्कस कर लिया हमने। परमाणु में क्या होता है, नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं, भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और प्रोटॉनों का जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के कुल आवेश के समान रहता है। जैसे प्रोटॉन्स पर आवेश है हमारा कुल मिलाकर के प्लस Ze, और इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश रहेगा वो रहेगा हमारा फिर माइनस Ze। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 0, तो परमाणु उदासीन हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे एक वस्तु से या एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाते हैं तो वो भी बताया था कि बाहरी कक्षा के कम आबद्ध इलेक्ट्रॉन जिन पर बल कम कार्य करता है वो परमाणु को छोड़कर जा सकते हैं। जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कम आबद्ध इलेक्ट्रॉन में जिन पर नाभिक का आकर्षण बल कम था वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये गलत लिख दिया गया है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो माइनस चार्ज तो चला गया, उस पर प्लस चार्ज रह जाता है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली वस्तु ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणावेशित हो जाती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो आवेश था वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर चला गया, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरे परमाणु से पहले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन कहीं भी आवेश नष्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो आवेश खत्म हो गया। तो इस प्रक्रिया में आवेश न तो उत्पन्न हो रहा है और न ही नष्ट हो रहा है, ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो रहा है। अतः इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या हो जाती है। अब उदाहरण हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कांच की छड़, GPS मैंने बताया था, तो कांच की छड़ पर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर माइनस चार्ज आता है। तो सिल्क पर माइनस चार्ज आने का रीज़न ये है कि जो कांच में इलेक्ट्रॉन्स थे वो कांच के नाभिक के साथ कम बल के साथ आबद्ध थे और वो सिल्क पर चले जाते हैं। तो रेशम के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के कम आबद्ध इलेक्ट्रॉन रेशम पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी तरीके से एबोनाइट और जो कैट्स फर, बिल्ली की खाल वाला